ज़ैनुल जो गोरे आदाब ख़वातीन व हज़रात, आप में से बहुत लोग इस शायद आर्ट फॉर्म से, सोज़ख्वानी जो एक आर्ट फॉर्म भी है, उससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसको पहली दफ़ा सुनेंगे या जिनकी इससे वाक़फ़ियत नहीं होगी। मैं उन लोगों के लिए जिनकी इससे वाक़फ़ियत नहीं है, कुछ थोड़ी सी बातें अर्ज़ करूँगा, कुछ थोड़ी सी बातें कहूँगा और उसके बाद हम आज के इस सोज़ख्वानी का आगाज़ करेंगे। तो हाज़रीन, एक वाक़या है आज से 1400 बरस पहले गुज़रा करबला में, जो कि इराक़ में है, जहाँ प्रॉफ़ेट मोहम्मद के नवासे हुसैन एक छोटी सी फ़ौज लेकर के 72 की फ़ौज लेकर के मदीने से रवाना होते हैं और उसके बाद करबला पहुँचते हैं, जो कि इराक़ में है। और वहाँ पर जो उस वक्त का हाकिम है, दौरे वक्त का जो हाकिम है, वो उनको चैलेंज करता है उनको कि अगर या तो तुम हमसे जंग करो और या फिर हम जो कहते हैं वो मानो। मगर हुसैन ये फ़ैसला करते हैं कि वो ये जंग इस छोटी सी 72 की फ़ौज के साथ, जिसमें बच्चे भी हैं, जिसमें औरतें भी हैं, जिसमें उनके दोस्त भी हैं, वो जंग लड़ने को तैयार हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ बैयत, जो बैयत का लफ्ज़ है, कि बैयत नहीं करूँगा। तो ये एक वाक़या है जो आज से 1400 साल पहले गुज़रा। और क्या हुआ उस वाक़ये का नतीजा? वो ये हुआ कि वो सारे के सारे लोग मार दिए गए, वो 72 शहीद कहलाए और उसमें से कुछ औरतें, कुछ बच्चे, एक उनका इमाम हुसैन का एक बेटा जनाब सैयद सज्जाद जो ज़िंदा रहे, वो भी आखिर वक्त तक, क्योंकि वो बीमार थे तो जंग के मैदान में जा नहीं सके। लेकिन बाकी सब मार दिए गए, सारे मर्द उस ख़ानदान के मार दिए गए। मगर ये कहानी या ये वाक़या क्यों अहमियत आज तक रखता है और क्यों आज तक ये कहानी सुनाई जा रही है, बार बार दोहराई जा रही है? मेरे ख़्याल में उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, हिंदुस्तान की मैं कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो जो हिंदुस्तानियत इस कहानी में भर दी गई, यानी ये कि एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा मैं आपको दूं कि कैसे बानो, जो हुसैन की बीवी हैं, उनके मर जाने के बाद, इस जंग के ख़त्म हो जाने के बाद, हिंदुस्तान में अवध में ये कहानी जब सुनाई जाती है तो बानो क्या कह रही हैं? अरब की कहानी है, अरब में ये सब कुछ वाक़या गुज़रा, इराक़ में ये वाक़या गुज़रा, लेकिन यहाँ जब वही शायर उस कहानी को सुना रहा है तो क्या कहता है कि कहें बानो मैं सीस नवाऊँ कहाँ, मुरा सैयाँ तो मैका बिसार गयो, मुरी नाव भंवर बिच डार गयो, आप डूबत डूबत पार भयो। तो अब आप देखिए कि किस अंदाज से शायर कितनी हिंदुस्तानियत, अवधियत इसमें भर देता है। तो मैं अवध के इलाके से आता हूँ, मैं अवध, लखनऊ के पास रायबरेली एक जगह है, मुस्तफ़ाबाद एक कस्बा है, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ मैंने बचपन से अपने चचाओं से, अपने वालिद से ये सोज़ख्वानी सीखी। तो अब ये कि ये होती कब है सोज़ख्वानी, किन जगहों पे होती है, किस अंदाज में होती है, क्या तरीक़ा होता है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें बताऊँ। सोज़ख्वानी ज़्यादातर मुहर्रम का जो महीना होता है, आप में से बहुत लोग मुहर्रम के महीने से वाकिफ़ होंगे। एक महीना होता है, उर्दू कैलेंडर का एक महीना है मुहर्रम का महीना। उसके दौरान चारों तरफ मजलिसें होना शुरू हो जाती हैं। मजलिसें, गैदरिंग फॉर मोर्निंग, यानी एक अपने आप में बहुत बड़ा यूनिक किस्म का मैं कहूँ कि चीज़ है कि पब्लिक गैदरिंग मोर्निंग के लिए होना। मेरे ख़्याल में बहुत कम ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पर मॉर्निंग के लिए लोग इकट्ठा जमा होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर स्टोरी, फॉर अ पर्टिकुलर एक ख़ास वाक़ये के हवाले से। यूँ तो होते हैं लोग जमा मैयत में यहाँ वहाँ, लेकिन एक वाक़ये को लेकर के पिछले कई सौ सालों से लोग इसी तरह से जमा होते चले आ रहे हैं। और कहाँ होती हैं मजलिसें? आपने इमामबाड़ों का नाम सुना होगा। तो कुछ बिल्डिंग्स बनाई गई, ख़ास तौर से लखनऊ में नवाबीन, जब नवाबों के दौर में इन लोगों, क्योंकि शिया नवाब थे, तो शिया मुसलमान जो हैं ख़ास तौर से मैं कहूँ तो मजलिसें और इस तरह के नशिस्त वग़ैरह करते हैं। मुहर्रम के ज़माने में सभी करते हैं, लेकिन ख़ास तौर से शिया हज़रात इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं और पूरी मॉर्निंग को पूरी तरह से मनाया जाता है। लखनऊ में तो बहुत बड़े पैमाने पे ये मुहर्रम होता है।
तो ये शिया, क्योंकि शिया नवाबीन थे तो इन्होंने इमामबाड़े बनाए, बहुत बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा। तो इमामबाड़ों का पर्पस क्या था? महज इतना कि मुहर्रम के ज़मानों में लोग जमा हों और यहाँ पर मजलिसें हों, मोर्निंग हो, और वो ट्रेजिडी जो 1400 साल पहले गुजरी उसको याद किया जाए। अब बात ये आती है कि कोई भी ट्रेजिडी आप कैसे बार बार सुना सकते हो? एक ही ट्रेजिडी कितनी बार सुनोगे? उसमें इंटरेस्ट बरकरार रहना लगातार, एक तो अक़ीदत है, एक चीज़ है, लेकिन अक़ीदत भी मैं ये कहूँगा कि वो भी अपनी उसकी एक हद है। आप कितना भी अक़ीदा है आपको, लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं आती है तो आप फिर उससे कितनी बार उस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये सारे आर्ट फॉर्म्स, जिसमें सोज़ ख़्वानी, नवाह ख़्वानी, मरसिया ख़्वानी, ये सब पैदा हुए इस वाक़े के इर्द गिर्द। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर मरसिया ख़्वानी, सोज़ ख़्वानी और नवाह ख़्वानी तीनों का छोटा छोटा एक एग्ज़ाम्पल दूंगा, और फिर पूरे परफॉर्मेंस के दौरान आप सिर्फ सोज़ सुनेंगे। उसमें मरसिया कैसे गाकर पढ़ा जाता है, उसमें नवाह कैसे पढ़ते हैं, वो सब आप उसमें देखेंगे। लेकिन पहले मैं बता दूं कि है क्या क्या चीज़। तो सबसे पहले अगर हम शुरू करें बात को, कि पहला आर्ट फॉर्म यानी सोज़ ख़्वानी, जो आज हम आपको, जिसके ज़रिए से हम पूरी ट्रेजिडी मोटे मोटे तौर पे आपको सुनाएंगे। तो सोज़ ख़्वानी का तरीक़ा क्या होता है कि मजलिसें जब होती हैं तो जैसे मैं बैठा हूँ, एक आदमी बीचों बीच में बैठता है एक मिंबर के नज़दीक, और उसके इर्द गिर्द 3-4 लोग बैठते हैं और वो सा लगाते हैं। सिर्फ सा का जो सुर है, जैसे कि आप इस ड्रोन में सुन रहे हैं, ये जो आवाज़ है, ऐसी ही आवाज़ ये ह्यूमन ड्रोन है। क्योंकि इजाज़त नहीं है, मॉर्निंग का वक्त है, तो इजाज़त नहीं है कि कोई भी साज़ इस्तेमाल किया जाए, कोई भी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल हो जिसका गाने बजाने से ताल्लुक़ है। हालांकि ये अपने आप में एक आर्ट फॉर्म है जिसका गाने से आप कनेक्शन मान सकते हैं, क्योंकि आप गा करके सुना रहे हैं कहानी, लेकिन ये गाना बजाना नहीं है। ये एक बारीक सी लाइन है सोज़ ख़्वानी और गाने बजाने के बीच। तो अब क्या हुआ कि तो ये ऐसे यूँ एक आदमी बैठता है और 3-4 लोग उसके इर्द गिर्द बैठ के सा लगाते हैं। तो क्या हो रहा है? रिप्लेस क्या हो रहा है? रिप्लेस कर रहे हैं आप तानपुरा। यानी तानपुरा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन गाने वाले को या पढ़ने वालों को कान में सुर तो चाहिए, वरना वो बिना एक सुर मिल रहा है सिर्फ। मैंने ये रिकॉर्ड किया है, मैंने इसमें थोड़ा सा पंचम, थोड़ा सा सप्तक का सा जो है वो भी ऐड किया है, ताकि मुझे वो भी हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देती। तो अगर मैं सा पे जाता हूँ तो वो आवाज़ ही मुझे आती है, कहीं से सुनाई देती है जो मैंने रिकॉर्ड, क्योंकि ये स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की, वरना लाइव ये पॉसिबल नहीं है कि एक आदमी सा लगा रहा है, एक आदमी पंचम लगा रहा है, एक आदमी तार सप्तक का सा लगा रहा है, तब पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग में आप ये कर सकते हैं। तो वो मैंने थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट इसके साथ किया है। अब ये तकिया आप देख रहे हैं, ये तकिया जो आगे रखा हुआ है, मेरे काले रंग का तकिया, जो लोग पीछे बैठे हैं शायद उनको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन काले रंग का तकिया रखा है मेरे आगे। उसको रखने की वजह क्या है? आप सोचेंगे कि ये तकिया यहाँ क्यों रखा है। उसकी वजह महज इतनी थी कि स्क्रिप्ट को एलिवेट करने के लिए तकिया रखा जाता था कस्बों में और यहाँ वहाँ तमाम जगहों पर, क्योंकि जाहिर है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, तो चश्मा लगा के थोड़ा सा नज़दीक आ जाता था। लेकिन फिर ये एक ट्रेडिशन बन गया कि जब भी सोज़ ख़्वानी होती है तो एक तकिया आगे रख दिया जाता है। तो ये तरीक़ा सोज़ ख़्वानी का होता है। और उसके बाद ये सोज़ हैं, जो ये अलग अलग कॉम्पोजिशंस हैं, ये अलग अलग रागों में बंधी हैं। मैं जब शुरू कर दूंगा तो मैं नहीं बताऊंगा उस वक्त, क्योंकि एक फ़्लो में आ जाऊंगा कि कौन से राग में क्या है। लेकिन बाकायदा रागदारी का इन्वॉल्वमेंट है सोज़ ख़्वानी में। बाकायदा सोज़ देस में है, बिहाग में है, झंझोटी में है, भैरवी में है, तमाम अलग अलग राग हैं। ठीक है, वो म्यूज़िकल किस्म की रागदारी नहीं है, लेकिन आपको राग फिर भी साफ साफ दिखाई देता है। उसके अलावा ज़बानें, मुख्तलिफ़ ज़बानों का इस्तेमाल है। फ़ारसी में भी चीज़ें हैं, उर्दू में चीज़ें हैं, हिंदुस्तानी में चीज़ें हैं, अवधी में चीज़ें हैं, और जैसे जैसे रीजन्स बदलते जाते हैं, खड़ी बोली में भी चीज़ें हैं। अगर आप वेस्टर्न यूपी की तरफ चले जाएँ तो मैं क्योंकि अवध से आता हूँ, तो मैं आपको अवधी की बहुत सारी चीज़ें सुनाऊँगा, जो एक एग्जाम्पल मैंने छोटा सा आपको शुरुआत में दिया भी। तो सोज़ ख़्वानी इस तरह से की जाती है। और इसी के ज़रिए से अब मैंने क्या किया है कि मैंने पूरा 1 घंटे का परफॉर्मेंस सोज़ ख़्वानी के ज़रिए से ही करबला की कहानी सुनाने के लिए बांध दिया है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, सोज़ ख़्वान आता है, वो 2 सोज़ पढ़ता है, फिर उसके बाद मरसिया पढ़ा जाता है, और फिर आखिर में नवाह पढ़ा जाता है। तो वो पूरे 3 अलग अलग आर्ट फॉर्म्स के ज़रिए से कहानी सुनाई जाती है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक फॉर्म के ज़रिए से पूरी ट्रेजिडी का सुनाऊँगा। तो सोज़ ख़्वानी का तरीका तो आप देखेंगे ही, लेकिन अब मरसिया ख़्वानी जब तहतुल लफ्ज़ पढ़ी जाती है, तरन्नुम में भी मरसिया ख़्वानी होती है, लेकिन तहतुल लफ्ज़ जब पढ़ते हैं तो उसका तरीका क्या होता है। तो जो बड़े शायर हैं मरसिए के, दबीर और अनीस, लखनऊ के रहने वाले, 1850s में इन्होंने मरसिए लिखे और बहुत मकबूल मरसिए लिखे।
लिटरेरी वर्ल्ड में भी उनकी बहुत अहमियत है उन मरसियों की। बतौर शायर इन लोगों की एक बड़ी जगह है जिसमें अनीस और दबीर दोनों शामिल हैं। तो अनीस का एक छोटा सा बंद है, एक बंद से मैं आपको बताऊं कि कैसे मरसिया तहतुल लफ्ज़ पढ़ा जाता है कि पहुँचे पहुँचे जो दश्त की में उड़ाते हुए फ़रस, फ़रस घोड़ा, पहुँचे जो दश्त की में उड़ाते हुए फ़रस, घोड़े को हाथ उठा के ये आवाज़ दी कि बस, देखी सफ़ें जमी जो चपो रास पेश पस, नारा किया कि नहर पे जाने की है हवस, और रोकेगा जो वो मौत के पंजे में आएगा, हट जाओ सब के शेर तराई में जाएगा। तो ये है मरसिया पढ़ने का तरीक़ा। तो अब आप ये भी देखिए कि किस तरह से शायरी कितनी डिटेल्ड है, यानी हाथ उठा करके बस कहना तक शायर लिख रहा है, यानी पूरी थिएटर निगारी हो रही है इस अंदाज से कि घोड़े को उड़ाते हुए फ़रस, घोड़े को हाथ उठा के ये आवाज़ दी कि बस, और देखी सफ़ें जमी जो चपो रास और पेश पस। अब सफ़े का देखना कि चारों तरफ फ़ौजें खड़ी हैं, चारों तरफ घोड़े लगे हैं, ये वो देखना भी, यानी एक एक चीज़ कैप्चर हो रही है शायरी में। तो तहतुल लफ्ज़ मरसिया इस तरह से बंद पे बंद पूरा सीन जंग के मैदान का, ख़ैमे के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो सारे सीन अनीस ने और दबीर ने बांधे हैं। अनीस ने ख़ास तौर से, अनीस के यहाँ तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है सीन्स की। अब आखिर में नवा ख़वानी, जब मजलिस ख़त्म होने लगती है, अपने ख़ात्मे पे आती है, तब नवा ख़वानी होती है। और नवा ख़वानी में अब आप सोज़ ख़वानी जो है उसमें कोई रिदम का एलिमेंट नहीं है, वो खुला हुआ है बिल्कुल, उसमें कहीं रिदम नहीं है। लेकिन नवा ख़वानी में रिदम का एलिमेंट भी है। वो कैसे डाला जाता है, आपने देखा होगा लोगों को मातम करते हुए, सीनों पे मातम करते हैं जब जुलूस निकलते हैं, या मजलिसों में भी कहीं भी आपने अगर जुलूस देखे हो मुहर्रम के, तो जो नौहा ख़वानी है उसमें जो एक दस्ता है या एक दो लोग हैं नवा पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं उस चीज़ को, उन कॉम्पोजिशंस को गा रहे हैं, तो अब एलिमेंट ऑफ रिदम इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन वो ही चीज़ ना डिस्टर्ब करते हुए कि वो गाना ना हो। तो यहाँ की जगह रिदम, और उमूमन जब गाने वाला गाना गाता है तो वो रिदम अपने जानू पे देता है, साथ साथ ताल चलती रहती है, रिदम चलती रहती है, लेकिन ये रिदम उठ करके सीने पे आ जाती है नौहा ख़वानी के हवाले से। आप गम भी मना रहे हैं, आप गम का इजहार कर रहे हैं अपने सीने पे हाथ मार के, आप कह रहे हैं कि या हुसैन, और नौहा चल रहा है, लेकिन साथ साथ आप रिदम भी, तो दस्ता जो है जो गा रहा है उसको रिदम दे रहा है, जो पढ़ रहा है उसको रिदम दे रहा है, और जो पढ़ने वाले हैं वो रिदम वापस दस्ते को दे रहे हैं। तो ये लगातार एक्सचेंज ऑफ, तो म्यूज़िकलिटी का मैं इशारा मैं इस तरफ है कि म्यूज़िकलिटी किस तरह से देखिए डाली गई है इन सारी रवायतों में। और दूसरा फिर ये कि अब ये तो बात हुई इन तीनों फॉर्म्स की, अब इसमें ज़बानों का जो इस्तेमाल है वो मैंने आपसे ज़िक्र किया, अलग अलग ज़बानों का इस्तेमाल है, अलग अलग रागों का इस्तेमाल है। हिंदी में नौहे हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल नौहे का दूं, जब जग में अंधेरा फैला और पाप के बादल छाए, तब धर्म का दीप जलाए, ज़हरा के दुलारे आए। अब ये कौन कह सकता है कि ये बात अरब की है? ये तो लगता है जैसे कोई भजन है। जब जग में अंधेरा फैला और पाप के बादल छाए, तब धर्म का दीप जलाए, ज़हरा के दुलारे। ज़हरा कौन है? ज़हरा हुसैन की माँ है। तब धर्म का दीप जलाए, ज़हरा के दुलारे आए। या एक है कि एक ईश्वर रूपी माया है मनमोहन मूरत अकबर की। कैन यू बिलीव? एक ईश्वर रूपी माया है मनमोहन मूरत अकबर की, वो चांद अरब की बस्ती में हम शक्ल नबी कहलाता है। तो ये अंदाज़ है, सो इस तरह से यूँ गढ़ा हुआ है हिंदुस्तानियत इन सारी रवायतों में, जो हमको नहीं मालूम है। हमको मालूम नहीं है क्या होता है, हम तो सिर्फ बाहर जो सड़क पे हो रहा है वो मातम करते हुए और जंजीर लगाते हुए चले जा रहे हैं, वही हम देख रहे हैं, लेकिन हमें अंदर क्या हो रहा है, कितना गढ़ा हुआ है कल्चरली और कितना मिक्स्ड है सब कुछ, जो हमको मालूम ही नहीं है। अब एक और पहलू कि क्यों अब ये आर्ट फॉर्म कंटेम्प्रेरी कैसे हो जाता है, ये पुरानी कहानी कोई क्यों सुनेगा, कोई क्यों, आप लोग क्यों दिलचस्पी रखेंगे इसको सुनने में? एक वजह यह है कि एक आर्ट फॉर्म है, एक नई चीज़ है जो किसी ने सुनी नहीं है, तो पहली बार सुन लें, भाई क्यूरियोसिटी भी है कि है क्या चीज़। दूसरा ये कि ये कहानी आपको लेके जाती है बहुत सी जगहों पर, वॉर सिचुएशंस पे लेके जाती है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में लेके जाती है, राइट्स में लेके जाती है, अपने पर्सनल ट्रेजेडीज़ तक लेके जाती है, अपने रिश्ते, अपने भाई, अपने बहन, अपने चचा, अपनी भतीजी, उन रिश्तों की तरफ लेके जाती है कि कैसे ये सारे रिश्ते उजड़ जाते हैं इस जंग के दौरान। और हम हर जगह यही होता है, ये कोई नई बात नहीं है, हर जंग में, हर राइट में, हर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में यही होता आया है कि ये जंगें जब जब हुई और ख़ानदान के ख़ानदान, घर के घर उजड़ते चले जाते हैं।
तो ये कहानी इसलिए और रिलेवेंट हो जाती है, और आज के दौर में तो ख़ास तौर जहाँ पूरी दुनिया में एक तलातुम मचा हुआ है, चारों तरफ कत्ल गारत का माहौल है, न जाने क्या क्या हो रहा है, और हम भूल भी गए हैं कहीं ना कहीं कि पर्सनल ट्रेजिडी क्या चीज़ होती है। हमारे अपने का मर जाना उसका गम, या किसी के घर में किसी का मर जाना उसका गम क्या है। हम तो फ्लिकर्स अब तो न्यूज़ चैनल्स पे जिस तरह से गुजरते हैं कि 100 वहाँ मार दिए, 50 वहाँ मर गए, लेकिन हमें रजिस्टर ही नहीं होता है, इतनी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हाँ, कैसे रजिस्टर होगा अगर हम उनमें डिटेल में अगर जाएं कि किसी के बेटे का मर जाना या किसी के भाई का मर जाने का गम क्या होता है, वो उसके दिल से पूछे, तब मालूम होगा कि ये पर्सनल ट्रेजेडी क्या है। तो ख़वातीन व हज़रात, इतनी बातें मेरे ख़्याल में काफ़ी हैं आपको इस आर्ट फॉर्म से इंट्रोड्यूस करने के लिए। बाद में जब ये ख़त्म होगा सेशन, तो उसके बाद आप सवाल जवाब भी हम कर सकते हैं। मैं एक बात बहुत वाज़ेह कर दूं कि इस वाक़ये का होना, उसकी क्या हिस्ट्री है, क्या पॉलिटिक्स है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आपको यहाँ सुनाने आया हूँ एक वाक़या, उसकी एक कहानी, उसमें म्यूज़िकलिटी कहाँ है, उसमें स्टोरी टेलिंग का क्या स्कोप है, मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको। मैं नहीं चाहता कि आप उसकी हिस्ट्री या उसकी पॉलिटिकल रेलेवेंस क्या है क्या नहीं है, दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट मैटर एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट। व्हाट आई कैन डू इज़, मैं आपको कहानी सुना सकता हूँ, सोज़ख्वानी कर सकता हूँ, लेकिन मैं हिस्टोरिकली उस पर बात नहीं कर सकता शायद। तो खैर, बग़ैर ताख़ीर के अब आज के परफॉर्मेंस का आगाज़ करते हैं। ज़ैनुल जो गोरे गरीबा बना चुका। ज़ैनुल जो गोरे गरीबा बना चुका। और कब्रे मुनव्वर पर फूलों की चादर चढ़ा चुका। कुछ फूल बच रहे थे, उन्हें रखने जो लगा। आवाज़ आई कब्र मुनव्वर से बरमला। आहिस्ता बरगे गुल
बफिशा बरमजार मां बस नाजुकस्तशी दिल दरकनार मां ज़ैनुल बाजो गो रे। तो ख़वातीन व हज़रात, ये सोज़ मैंने महज आपको इसलिए सुनाया, शुरुआत में इसका जो करबला की कहानी है, जब मैं शुरू करूँगा उस चीज़ को अगले ही सोज़ से, उसमें उसका इस तरह से तज़किरा नहीं है, लेकिन ताकि मैं आपको ज़बान और राग का एक अंदाज़ा दे सकता था कि देखिए किस तरह से उर्दू के साथ फ़ारसी का मिलन है कि नाजुक अस्त शीशे दिल, और साथ ही राग यमन में साफ साफ बंधा हुआ कॉम्पोजिशन है। बस महज इसलिए मैंने ये कॉम्पोजिशन, ये सोज़ आपको सुनाया। अब मैं आपको करबला ले चलूँगा। हुसैन के साथ, हुसैन के बच्चों के साथ, उनके घर की औरतों के साथ क्या मंज़र है, और किस तरह अनीस उस मंज़र को बयान करता है कि हुसैन अपने वतन मदीने से करबला को रवाना होते हैं। हुसैन यूं हुए मुजरई वतन से जुदा हुसैन यूं हुए मुजरई वतन से जुदा, कि जैसे बुलबुले नाशाद हों चमन से जुदा हुसैन यूं हुए। सकीना मर गई हाय, सकीना मर गई क़ैदे सितम में घुट घुट के, मगर न चांद सी गर्दन हुई रसन से जुदा हुसैन यूं हुए मुजरई वतन से जुदा। तो हाज़रीन, इस तरह
हुसैन मदीने से रवाना होकर करबला पहुंचते हैं। और फिर करबला में एक जो नदी है वहाँ की, जो फुरात है, जो नहर है, नहर फुरात, उसके किनारे खैमे डाल दिए जाते हैं। उसी में सारे बच्चे, औरतें और जानवर बाहर बांध दिए जाते हैं। हाकिम का हुक्म है कि इन पर पानी और खाना बंद कर दिया जाए। तीन दिन गुजर चुके हैं और घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है। बाहर अंदर बिलखते हुए बच्चे हैं तो बाहर हलाकान जानवर। क्या मंजर है उस वक्त खैमों में, खैमे के बाहर। गुजर गए थे, गुजर गए थे कई दिन के घर में आब न था। गुजर गए थे कई दिन के घर में आब न था। मगर हुसैन से साबिर को इज़्तिराब न था। गुजर गए थे कई दिन के घर में आब न था। और फ़कत हुसैन के बच्चों पे बंद था पानी। और फ़कत हुसैन के बच्चों पे बंद था पानी। और बहुत करीब थी वो नहर, तैयाब न था। गुजर गए थे कई दिन के घर में आब न था। तो ये हाल है ख़वातीन और हज़रात उस खैमे में। हुसैन के भाई हैं अब्बास, जो बार बार बज़िद हैं कि मैं पानी लेने जाऊंगा, क्योंकि वो अपनी एक नन्ही सी भतीजी है सकीना, 4 बरस की, जिसको तड़पता हुआ नहीं देख सकते, और बज़िद है कि मैं तो पानी लेने जाऊंगा। हुसैन से बार बार कह रहे हैं कि भाई मुझे जाने दो, इजाज़त दो नहर पर जाने की, पानी लेके आने की। मगर हुसैन इजाज़त देने से रोक रहे हैं अपने आप को, नहीं देना चाहते इजाज़त, क्योंकि वो अपना चहेते भाई को खोना नहीं चाहते। और क्या कह के हुसैन अब्बास को समझा रहे हैं, किस तरह से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं हुसैन के क्या चीज़ है
दरिया की तराई। अब्बास क्या चीज़ है दरिया की तराई। अब्बास लौटा कि लौटाओ कि राजी नहीं भाई। अब्बास क्या चीज़ है हाँ मार के सब्र रज़ा तय कर लो। हाँ मार के सब्र रज़ा तय कर लो। फिर तो है तुम्हारी ही खुदाई। अब्बास क्या चीज़ है। तो हाज़रीन, अब्बास नहीं मानते। इजाज़त लेके, बड़े भाई से इजाज़त ले करके नहर पर पहुंच ही जाते हैं। और वही होता है जिसका हुसैन को डर था कि अब्बास वापस नहीं आते। और बाली सकीना 4 बरस की वो बच्ची अपने चचा को याद करके उसी तरह बिलखती रोती रह जाती है। क्या कहती है सकीना? अब्बास अली सा नाहार गाजी हाथ कटाए सोवत है। अब्बास अली सा नाहार गाजी हाथ कटाए सोवत है। ओ पानी पानी करत सकीना जिया को अपने खोवत है। अब्बास अली सा काहे चचा जी देर लगायो ऐसा वादा होवत है। रे तुम बिन
तुमरी बाली सकीना बिलकत है और रोवत है। अब्बास अली सा तुम तो जाए तराई बसायो हमरी तो आस। और तुम बिन पानी कौन पिलइए काहे चचा अब्बास। अब्बास अली सा। तो हाज़रीन, इस तरह अब्बास की शहादत हो जाती है, अब्बास मार दिए जाते हैं। हुसैन की कमर टूट जाती है, मगर सब्र अभी भी बाकी है। इस हद तक बाकी है कि अब अपने 6 माह के बच्चे को, अली असगर, गोद का बच्चा, उसको लेकर फौज के सामने पहुंच जाते हैं और हाकिम से कहते हैं कि इस 6 माह के बच्चे की क्या गलती है, इसे तो पानी पिला दे। मगर आप यकीन नहीं करेंगे, उस सवाल का जवाब पानी नहीं था, उस सवाल का जवाब एक तीर था जो उस 6 माह के बच्चे को गले को भेदता हुआ गुजर जाता है। और खैमे में माँ बानो, हुसैन की बीवी अली असगर की माँ बानो, रोती हैं और अपने उस 6 माह के बच्चे को किस तरह याद करती हैं, सुनिएगा। कहती थी बानो असगर प्यारे किस जंगल में सोते हो। कहती थी बानो असगर प्यारे किस जंगल में सोते हो के नगरी के देश सिधारे के नगरी के देश सिधारे किस जंगल में सोते हो। ज़हरा जी के राज
ताज दुलारे, किस जंगल में सोते हो रे माँ, कब से खड़ी है राह निहारे, माँ कब से खड़ी है राह निहारे, किस जंगल में सोते हो। अरे सांझ भई सब पंख पखेरू, सांझ भई सब पंख पखेरू, आई के लिहन बसेरा, अरे असगर प्यारे अजहू न आए, किस पापी ने है घेरा रे, कहती थी बानो अब इसके बाद हाजरीन, अब हुसैन का सीना फट जाता है जब उनके 18 बरस के जवान बेटे अली अकबर की बारी आती है। इजाज़त देते हैं अली अकबर को भी मैदान में जाने की, जवान बेटे को जिसकी शादी की बातें चल रही हैं। मगर हुसैन अपने सीने पे हाथ रख के रोते हैं, कहते हैं अकबर ने जो घर मौत का आबाद किया, अकबर ने जो घर मौत का आबाद किया, सुगरा को दमे सुगरा को दमे नज़ा बहुत याद किया, ओ हाथों से जिगर था के कहते थे हुसैन, हाथों से जिगर थाम के कहते थे हुसैन, बेटा अली अकबर
हमें बर्बाद किया। अकबर ने जो घर मौत का, और माँ बानो उस पे क्या गुजरती है। जंग के मैदान में बाल खोले अपने बेटे को तलाशते पहुंच जाती है। रन में जब बानुए बेकस की सवारी आई। रन में जब बानुए बेकस की सवारी आई। लाशे अकबर पे ये करती हुई जारी आई। उठ मेरे लाल ये मुश्ताक तुम्हारी आई। उठ मेरे लाल ये मुश्ताक तुम्हारी आई। देखो किस शान से अम्मा है तुम्हारी आई। ओ ना तो हौदज न कजावा ना मारी बेटा, ना तो हौदज न कजावा ना हमारी बेटा। देखो अरे नंगे सर बलवे में अम्मा है तुम्हारी बेटा। रन में जब बानुए बेकस की सवारी आई। हाज़रीन, अब कोई नहीं बचा सिवाय हुसैन के। सब भाई, दोस्त, बच्चे सब मार दिए गए। अब तन्हा हुसैन है। हुसैन भी मैदान जंग की तरफ रवाना होना चाहते हैं, घोड़े पर सवार होना चाहते हैं, मगर कोई घोड़े पर सवार करने वाला तक नहीं। और हुसैन में इतनी ताब नहीं, इतनी ताकत नहीं कि खुद घोड़े पर सवार हो सके। खैमे के बाहर घोड़ा खड़ा है और बहन ज़ैनब, ये वही ज़ैनब है जो करबला ख़त्म होने के बाद पूरी दुनिया को ये बताती है कि करबला में क्या हुआ, वरना आज शायद किसी को न मालूम होता कि करबला में क्या गुजरा। वो बहन आगे बढ़ के भाई को घोड़े पर सवार करती है कि जाओ भाई, जंग के लिए जाओ, जो मकसद तुमने इख्तियार किया है, जो मकसद है तुम्हारा, पूरा करो। जानती है कि भाई लौट के नहीं आएगा, लेकिन फिर भी सवार करती है भाई को जंग पे जाने को। क्या मंजर है उस वक्त खैमे के बाहर। हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को,
हुसैन जब के चले बाद दो पहरन को कोई न था जो संभाले रकाबे तो सन को कोई न था जो संभाले रकाबे तो सन को। हाय सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। हाय सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को। हुसैन जब के चले नासरा था कोई शाह करबलाई को। नासरा नासरा था कोई शाह करबलाई को। फ़कत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन जब के चले बाद दोपहरन को। हुसैन हाज़रीन हुसैन घोड़े पर सवार हो गए हैं मगर अब घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। झुक के जो देखते हैं तो 4 बरस की नन्ही सकीना घोड़े की टापों से लिपटी है, घोड़ों की सुमों से लिपटी है। कहती है कि बाबा मैं तुमको न जाने दूंगी। नौहे के जरिए से सुनिएगा कि हुसैन क्या कह के उस नन्ही सी जान को, उस 4 सरल की बच्ची को समझा रहे हैं। कहते थे क्यों रोती हो बतलाओ सकीना। कहते थे क्यों रोती हो बतलाओ सकीना।
लिल्लाह मेरे दिल को न तड़पाओ सकीना, लिल्लाह मेरे दिल को न तड़पाओ सकीना। शे कहते थे क्यों रोती हो बतलाओ सकीना, और जाने दो मुझे छोड़ दो घोड़े की सुमों को, जाने दो मुझे छोड़ दो घोड़े की सुमों को। अल्लाह निगहबान बस अब जा हो सकीना, शे कहते थे क्यों रोती हो बतलाओ सकीना। नाज़रीन, सकीना खैमे में चली जाती हैं और हुसैन मैदान जंग में, लेकिन हुसैन में इतनी ताकत नहीं है कि वो जंग कर सकें। घोड़े से डगमगाने लगते हैं कुछ देर जंग करने के बाद, कुछ देर लड़ाई लड़ने के बाद। क्या मंजर है उस वक्त मैदान जंग में। हुसैन घोड़े पर जिस वक्त डगमगाने लगा, हुसैन घोड़े पर जिस वक्त डगमगाने लगा, आयाल थाम ली हाथों से गश जो आने लगा, फरस के कानों में फिर ये बात आहिस्ता सुनाने लगा, बदन तमाम मेरा बर्छियों से घायल है, रकाब पाँव से छूटी संभलना मुश्किल है, हुसैन घोड़े पर। नाज़रीन, इस तरह हुसैन की शहादत हो जाती है। अब बाद हुसैन औरतों, बच्चों, इन सबको कैदी बनाकर, इन सब के पाँव में जंजीरें, बेड़ियां डालकर बाज़ारों में घुमाया जाता है और फिर इन्हें ज़िंदान के क़ैद खाने में, ज़िंदान में, शाम के ज़िंदान में ले जाकर के, शाम के क़ैद खाने में ले जाके एक अंधेरे क़ैद खाने में बंद कर दिया जाता है। मगर वो नन्ही सी बच्ची सकीना जो वहीं गुजर जाती है उसी क़ैद खाने के बाहर, वो कैद खाने के दरवाजे पे बैठी रोती रहती।
और हर आने जाने वाले से कहती है कि मेरे बाबा तक मेरा पैगाम पहुंचा दे कि सकीना पे मुसीबत है। क्या कह रही है सकीना जिंदान के दरवाजे पे, कैद खाने के दरवाजे पे बैठी? सकीना कैद होकर शाम के जिंदान में जब आई, सकीना कैद होकर शाम के जिंदान में जब आई, वो बच्ची उस अंधेरे घर की तारीकी से घबराई, फूफी के पास रहती थी, ना माँ के पास सोती थी, अकेले शाम के जिंदान के दरवाजे पे रोती थी। उधर से जो गुजरता था तो ये कहती थी कि सुनता जा, मैं बेकस कैद में बैठी हूँ, कुछ फरियाद है मेरी, अगर बाबा मिले तो ये कहियो कसम खा खा, सकीना पे मुसीबत है, खबर लो ऐ शहवाला, वो जो तुझसे कहे कि खैमे के दर पर सोता छोड़ आया हूँ, तो तू कहियो दरे जिंदान पे रोता छोड़ आया हूँ, सकीना कैद होकर। अब हाज़रीन आखिर में हुसैन की बीवी बानो इन सारे शहीदों का, अपने शौहर का सोग मनाती है। उस अंधेरे जिंदान में, उस अंधेरे कैद खाने में वक्त शाम गरीबा का है, वो रात जिसकी कोई सुबह नहीं। क्या कहती हैं बानो अपने शौहर, अपने ख़ानदान की बर्बादी को देखकर? कहें बानो मैं शीस नवाऊं कहाँ मुरा, सैया तुम का बिसार गयो, कहें बानो मैं
शीश नवाऊं कहाँ मोरा सैया तुम्हें का बिसार गयो। हो मोरी नाव भंवर बिच डार गयो, आप डूबत डूबत पार गयो। कहीं बानो मैं तो दूधन धार नहाए रही, मैं तो पूतन भाग सुहाए रही, मैं तो लाख सिंगार बनाए रही, मुरा साईं सिंगार उजाड़ गयो। कहें बानो मैं तो बीच समुंदर था लई, मरी झोली मोती समोए रहो। ओ शाह आपन लाल निसार लियो, मुरा मोतियन हार बिथार गयो। कह बानो मैं हो क्यों देश मदीना में जाए कहो, के रसूल का नाती है खेत रहो। आज बनमा हुसैना आए बस्यो, आपन देश हार गयो। कह बानो मैं ओ केहू फातिमा बीबी से जाए कहो, वाके सारे कुटुंब वाकलूटलिन, क्यों एक चदरिया पठे न दियो, बरी शीस उघार गयो। कहें बानो मैं शीस नवाऊं कहाँ मोरा सैया तुम्हें का विसार गयो।
बहुत बहुत शुक्रिया ख़वातीन और हज़रात। हम लाइट्स क्या थोड़ी बढ़ा सकते हैं? नहीं, अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो फिर ऐसे ही, अगर मैं ये चाहता हूँ कि इससे पहले कि आप लोग बाहर निकलें तो इस मंज़र से भी बाहर निकल जाएं, और ताकि बाहर और जो चीज़ें हो रही हैं उनका भी आप लुत्फ़ ले सकें। तो बेहतर है कि कुछ बातचीत, अगर आप कुछ कहना चाहें, कोई सवाल हो आपका, तो अगले 5-7 मिनट में हम लोग कुछ बात कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वक्त तो नहीं है, लेकिन अगले 5-7 में अगर कोई कुछ कहना चाहता है, कोई सवाल है किसी का इस परफॉर्मेंस से मुताल्लिक़, इस सोज़ख़्वानी से मुताल्लिक़, मुहर्रम से मुताल्लिक़, या आपका कोई कमेंट है, तो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। थैंक यू फॉर द एक्सपीरियंस सर। जी। सर जस्ट इस आर्ट फॉर्म के बारे में अगर और पढ़ना हो जी। या ये जानना हो कि इसके परफॉर्मेंसेस कब कहाँ हो सकते हैं, जी। तो आप बता सकते हैं, इफ़ यू कैन गाइड अस। नहीं, बिल्कुल। एक तो मुहर्रम के ज़माने में ये बहुत होता है। आप लखनऊ अगर जाइएगा तो जब मजलिसें होती हैं इमाम बाड़ों में, तो अभी भी बहुत से जगहें हैं जहाँ सोज़ख़्वानी की जाती है। तो आप अगर लाइव सुनना चाहें जा कर के उस माहौल में जहाँ पर ये होता है कम्युनिटी लेवल के ऊपर शिया मजलिसों में, तो आप सुन सकते हैं मुहर्रम के महीने में जा कर के। लखनऊ या अवध के बहुत से कस्बे हैं, हैदराबाद में भी होता है, तो वहाँ जा कर के भी सुना जा सकता है। उसके अलावा आई थिंक इस वक्त मैं ही वाहिद एक शख्स हूँ जो इस आर्ट फॉर्म को स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। तो मैं दिल्ली में अक्सर परफॉर्म करता रहता हूँ बीच बीच में इस आर्ट फॉर्म को। और उसके अलावा अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा मटेरियल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ कहानियाँ अगर आप सोज़ख़्वानी टाइप करेंगे गूगल में, तो आपको स्क्रोल ने एक बहुत अच्छी स्टोरी की थी जब मैंने ये परफॉर्मेंस शुरू किया था। तो बहुत ही डिटेल्ड स्टोरी और काफ़ी कुछ मिलेगा आपको उसमें, क्लासिकल म्यूज़िक के हवाले से भी, कि जो बड़े उस्ताद थे उनका भी क्या कहना था सोज़ख़्वानी के बारे में, या ट्रेडिशन कितना पुराना है, जो म्यूज़िक क्रिटिक्स हैं उनका क्या कहना है इस ट्रेडिशन के बारे में। तो कुछ कुछ है, बहुत ज़्यादा मटेरियल तो नहीं अवेलेबल है ऑनलाइन इंटरनेट पे, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ लाइब्रेरीज़ में, जैसे रज़ा लाइब्रेरी है रामपुर में, या यहाँ वहाँ इन जगहों पे जाएँ, तो आपको ज़रूर बहुत से चीज़ें मिलेंगी पढ़ने के लिए। और कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट भी किया है, अनीस का पूरा कलाम डॉक्यूमेंटेड है, दबीर डॉक्यूमेंटेड हैं। आई डोंट नो सोज़ख़्वानी को किसी ने स्पेसिफ़िकली कलेक्शन करके या कहीं पर एक डॉक्यूमेंटेशन किया हो, ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा वक्त होता है सुनने का, उसको समझने का, मुहर्रम का ज़माना, जब आप ख़ास तौर से लखनऊ जाइए, लखनऊ में और लखनऊ के आसपास के जो जो कस्बे हैं वहाँ जाइए, तो आपको जो कस्बाती चीज़ें हैं वो भी सुनने को मिलेंगी। सो दैट्स हाउ इट इज़। अस्करी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, मैं कहाँ से इधर आवाज़ आ रही है? मैं अच्छा, इधर जी। हूँ। एक सोज़ख़्वानी में एक एक लाइन जो है वो बहुत स्ट्राइक जो मुझको करी, वो ये कि हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए झुकाए गर्दन गर्दन को। को। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे इस सिचुएशन को? कि मतलब क्या सिचुएशन ये है कि ख़ैमे के बाहर गर्दन क्यों झुकी थी? गर्दन, कुछ जवाब नहीं था उस अपनी बच्ची के लिए उनके पास, कुछ कहने को नहीं था उनके पास। क्या जवाब दें उस बच्ची को, कैसे क्या समझाएं, कुछ कहने को नहीं है। तब भी आपकी गर्दन झुक जाती है उस वक्त भी, कि बच्ची खड़ी दामन झाड़ रही है 4 बरस की आपके सामने, वो नहीं जाने देना चाहती, मगर हुसैन के पास कोई जवाब नहीं है इस बात का, क्योंकि उनको जाना है। तो वो उसको ये तो उसको नहीं, ये कहना भी नहीं चाहते कि मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा, बहुत खुला जवाब भी नहीं है। तो ये शायरी का भी एक तरीक़ा है कि हुसैन गर्दन झुकाए बस खड़े हैं कि बेटिया मैं क्या करूँ, मैं तो लाचार हूँ, मुझे तो जाना होगा उस मैदान में, क्योंकि मैंने एक मकसद के लिए, जिस मकसद से मैं निकला हूँ, तो इसलिए हुसैन गर्दन झुकाए खड़े हैं, क्योंकि उनके पास उस नन्ही सी बच्ची के लिए कोई जवाब नहीं। बाकी सबको तो जवाब दे देते, लेकिन उसको क्या जवाब दें। तो वो जो एक बाप की लाचारी है अपनी बेटी के सामने, वो भी 4 बरस की बेटी के सामने, उसका जवाब मेरे ख़्याल में शायर इसी तरह से देता है कि हुसैन चुप के खड़े थे झुकाए गर्दन को। सर एक छोटी सी बात कहना चाहता था। ये परफॉर्मेंस बहुत आपका प्रोफाउंड था शुक्रिया। और उसकी सराहना कर रहा हूँ, लेकिन ताली नहीं बजाई मैंने, क्योंकि ये कैप्चर कर लेता है और ताली बजाने की इजाज़त नहीं देता। एक कविता याद आ रही थी मुझे लगातार, राजेश जोशी की, हिंदी के कवि हैं, उनकी मशहूर कविता है, शायद आपने देखी हो। अगर देखी है तो मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि उस कविता के बारे में आपका क्या ख्याल है। मैंने देखी नहीं वो है उसकी साहब। एक लाइन जी। बहुत मशहूर है
पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम हुसैन की। जी। तो अगर कहीं आप नहीं देखिए, मैंने ये कविता देखी तो नहीं है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों ने लिखी हैं इस ट्रेजेडी के वाक़े के हवाले से, चाहे राजेश जोशी हों, चाहे तमाम और लोग, आई मीन लिखी गई हैं। पता नहीं ये आई मीन हिंदी में, जैसे आप, ये हिंदी में कविता है ये भी, तो हिंदी में नवहे भी हैं, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जब जग में अंधेरा फैला और पाप के बादल छाए, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं हिंदी में। तो बहुत सी, क्योंकि ये वाक़या ऐसा है, इतना यूनिवर्सली अपीलिंग है, क्योंकि जिस तरह की बात ये करता है और जिन मौज़ूओं को ये छूता है, वो मौज़ू किसी भी शायर के लिए एक मौज़ू हो सकता है, किसी कवि के लिए एक मौज़ू हो ही सकता है। जिस तरह से ये ट्रेजेडी, और पॉलिटिकली भी ये ट्रेजेडी अपने आप में कंटेम्प्रेरी भी हो जाती है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो आई थिंक बिल्कुल, आई मीन बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है इस हवाले से, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। भाई ऑर्गेनाइजर्स की इजाज़त हो तो मैं एक छोटी सी कॉम्पोजिशन से ख़त्म कर दूं फिर। लाइट ठीक है। अवधि में कासिम हैं, हसन के बेटे, इमाम हसन के बेटे, जो हुसैन के भाई हैं, जो पहले करबला होने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। उनको कहते हैं जहर देके मार दिया गया था। उनके बेटे की शहादत है करबला में, कासिम। जब जूझन को गयो कासिम जी, घमसान कियो रनमा डट के। जब जूझन को गयो कासिम जी, घमसान कियो रनमा डट के। और बैरी मार भगाए दियो, पग पाछे धर्यो ना जरा के। और बैरी मार भगाए दियो, पग पाछे धर्यो ना जरा के। अब जूझन को गयो तलवारन से तन चूर भयो, और पाग के पेंच गिरे कट के। तलवारन से तन चूर भयो, और पाग के पेंच गिरे कट के। और मुखड़े पर लहरावत हैं सब लोग, कहें सहरा लट के। जब जूझन को गयो